जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आज जो है हम लोगों को सबसे प्यारा टॉपिक पढ़ना है और वो प्यारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू होता है मैक्सवेल से। किससे शुरू होता है? मैक्सवेल से। तो आइए आपको बताते हैं हम लोग मैक्सवेल की क्या बातें हुई। मैक्सवेल बड़ा प्यारा साइंटिस्ट था, यानी ये जो है कई जो है साइंटिस्टों को बचा करके रखा और कई नियमों को जो है उसमें सुधार करवा दिया। यानी जैसे देखिए गाउस का नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, यानी इनके समीकरणों में ना अलग अलग तरह से चेंजिंग कर दिया है इसने। किसने? मैक्सवेल ने। यार क्या कमाल का साइंटिस्ट था। अब सुनो, ओस्टेड ने ये कहा था कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है बच्चवा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि हम बात करें आवेश की यानी चार्ज की, तो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। आवेश यानी ये क्या कुलाम साहब या एम्पियर साहब ये सब बताए हैं कि यदि आवेश स्थिर है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश स्थिर है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। समझ गए ना? समझ गए? वैद्युत क्षेत्र। अब सुनो, जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु जब ये आवेश गति करेगा, यानी आवेश गति में आएगा, यानी मोशन में आएगा, तो जब ये आवेश मोशन में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो समझो, यदि आवेश रुका हुआ है तो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर आवेश गति कर रहा है तो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसको किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था कि यदि करंट प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब आवेश मूविंग में है। यानी जब आवेश मूविंग में है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब करंट प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और जब ये गति करेगी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई सुनो, आवेश के गति करने से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। सुनो मैंने क्या कहा, सुनो। ऑस्टेड ने यह कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी यानी आवेश प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऑस्टेड ने कहा था। और कुलाम साहब, एम्पियर साहब ये बताए हैं कि आवेश जब है वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब फैराडे ने क्या कहा था? तो फैराडे ने ये कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि फैराडे ने क्या कहा कि भैया देखो, तुम हमको चुंबकीय क्षेत्र दे दो, तुम हमको मैग्नेटिक यानी चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से अगर चेंजेज करके हम इससे धारा बना देंगे, करंट बना देंगे। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से करंट बनेगा। ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। सुनो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिजिक्स की कि आपको ये पता चलेगा कि यार ये क्या चल रहा है। प्यार से समझो, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि देखो, आवेश क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। आवेश की गति से क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बदलने से क्या उत्पन्न होगा? करंट, धारा।
तो मैक्सवेल ने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, ये वैद्युत क्षेत्र के बदलने की वजह से हो रहा है। अगर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो उस कंडीशन में धारा उत्पन्न होगी। यानी मैक्सवेल ने क्या कहा, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से करंट उत्पन्न होगा। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से धारा उत्पन्न होगा। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा, धारा। और उस धारा को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापन धारा। परिभाषा क्या, विस्थापन धारा। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जाएगा तब क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। उसने कहा देखो, यदि हम एक संधारित्र की बात कर लें, एक कैपेसिटर की बात कर लें, एक कैपेसिटर की बात कर लें, संधारित्र की बात कर लें, और जैसे ही हमने इसमें चालू किया, यानी यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा रखी है, के स्विच लगा रखी है, और जैसे ही हमने कुंजी को चालू किया तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगेगा, और करंट प्रवाहित होने की वजह से ये जो आपका कैपेसिटर है यह पूरी तरह से आवेशित होने लगेगा, यानी इस कैपेसिटर के अंतर्गत आवेश आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब जब इसमें आवेश आ जाएगा तो सुनो, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। अगर दो आवेश हैं, आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। तो भैया यहाँ पे प्लस माइनस दो चार्जेज है ना, तो चार्जेज क्या उत्पन्न करेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, आपके संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, देखिए कैमरे में। आप लोगों को क्या घबराने की बात है, बात देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जैसे वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हुआ, यानी किसकी वजह से, जब यहाँ से धारा प्रवाहित हुई तो ये कौन सी धारा, IC है। मतलब IC मतलब इसको कहते हैं चलन धारा। चलन धारा, जैसे जब किसी माध्यम से होकर के धारा गुजरती है, जब किसी माध्यम से होकर के धारा गुजरती है तो उसी को कहते हैं चलन धारा। एक तार ले लीजिए, अब उस तार में से जब धारा गुजर रही है तो उसको कौन सी धारा कहेंगे, चलन धारा। तो यहां से मान लो आपको ये चलन धारा गई IC। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पे गॉस साहब ने ये कहा था कि भैया देखो, जब किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत आवेश उपस्थित होंगे, बंद पृष्ठ के अंतर्गत आवेश उपस्थित होंगे तभी भी वैद्युत फ्लक्स बनेगा, अन्यथा वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा। ठीक है, और आवेश जब उत्पन्न होंगे भैया वैद्युत फ्लक्स बनेगा, तभी चुंबकीय फ्लक्स भी बन सकता है। ये गॉस साहब ने कहा था कि बंद पृष्ठ के अंतर्गत उपस्थित आवेश, यानी गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत कुल उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। ये गॉस का नियम है, φE = Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने पृष्ठ बनाया, आवेश मिल गया, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, यानी इसकी वजह से यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। अगर दूसरी बात ये क्या है, अगर कहा कि इसके अंदर यदि हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया, बंद पृष्ठ बना दिया, तो इसका तो कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगा, वैद्युत फ्लक्स ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आवेश नहीं है। तो जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा। ये कौन कहे, गॉस ने कहा, मैक्सवेल ने कहा नहीं, यहां भी बनेगा।
और यहाँ भी फ्लक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ भी आपके पास वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती होगा, और वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तित होने से विस्थापन धारा बनेगी। तो उसने क्या कहा, देखो उसने ये कहा कि भाई सुन लो, इसके अंदर भी क्या होगी, यानी विस्थापन धारा बनेगी। जैसे अगर बात करें हम लोग, चलो मेरे प्यारे बच्चों इस सबको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा भी नज़दीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं है यार। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो भी ई है ना, यानी विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। अब कंडीशंस ये है कि ये जो करंट है, मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है क्या, ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं कि इस प्लेट का वैद्युत क्षेत्र, पहले प्लेट का मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, यानी Q1 Q2 आवेश दोनों के बराबर है, यानी पहले प्लेट का वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों इस प्लेट का, जैसे दो प्लेटें हैं ना, तो पहले प्लेट का वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E/Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा जो माइनस वाला प्लेट है इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों एक ही के मध्य में है, क्योंकि इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी। माइनस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी माइनस की तरफ होगी। तो इसलिए दोनों प्लेटों की वजह से इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा वह ई बराबर हो जाएगा केवल एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मुन्ना जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, जैसे देखो जब इन दोनों के अंदर वैद्युत क्षेत्र जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए ई बराबर इस प्लेट का σ/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इस प्लेट का σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कट जाएगा, ई बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई बराबर क्या हो गया, σ/। तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र हो गया ई बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे होता है ई बराबर सिग्मा क्या होता है, जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो यहाँ पे सिग्मा बराबर होता है क्या, Q/A, सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर सिग्मा की जगह पे Q/A एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि सिग्मा बराबर Q/A, तो Q/A रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब यहाँ पे जो है Q की वैल्यू, इसको यहाँ से हटाएंगे, इधर गुणा करेगा, तो E इंटू A एप्सिलॉन नॉट बराबर Q, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो Q बराबर E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर E/A एप्सिलॉन नॉट। तो लिखते हैं T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो T के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt किसका, Q का, और इसका हो जाएगा d/dt किसका, E/A एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, dQ/dt, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, तो ये जाएगा d/dt EA। तो ध्यान दीजिए ये dQ/dt बराबर हो जाएगा E नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट dEA/dt। ध्यान दीजिए वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है EA, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या, EA cos थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है क्या, EA cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा dQ/dt बराबर एप्सिलॉन नॉट DEA होता है फाई, तो d phi E/dt।
तो dq यानी आवेश परिवर्तन की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश परिवर्तन की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों dq/dt हो गया id, और ये मेरे प्यारे मुन्ना ये इसके अंदरवा हुआ है, इसके अंदरवा वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन हुआ है। इसी वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन की वजह से तो धारा बना है, वह इसके अंदर हुआ है। तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। तो ये हो जाएगी विस्थापन धारा एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। मतलब गाउस के नियम से इसके अंदर फ्लक्स नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर आवेश ही नहीं है। मैक्सवेल ने कहा भैया बनेगा, और जब फ्लक्स बनेगा तो करंट उत्पन्न होगा। और कौन सा फ्लक्स बनेगा? वैद्युत फ्लक्स बनेगा d phi E/dt, और वैद्युत फ्लक्स बनने की वजह से इसके अंदर करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखो विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा क्या? प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुए धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। लिखो, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका फार्मूला id बराबर E एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। तो ये हो गया विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा बन गया, और विस्थापन धारा यानी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र से बना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे उसके चारों समीकरणों को। तो अब यहाँ पे जो है इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा, देखो इसके समीकरण को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, वो 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा। देखिए अब ये होता है जैसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जैसे मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई देखो प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र और प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मिलते हैं यानी अध्यारोपित होता है, तो अध्यारोपित के बाद वह जो ऊर्जा बनती है यानी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नहीं समझे? सुनो, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को मैं इस पे लिख दे रहा हूं और उसको फिर परिभाषा आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए परिभाषा हमने लिख दिया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वह प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। तो इस स्थिति में परिपथ में जो ऊर्जा होती है ना, वो तरंगों के रूप में संचरित होती है। परिपथ में जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचरित होती है, और इस तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो देखिए कि जब किसी परिपथ में प्रतिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इस स्थिति में जो ऊर्जा बनती है वह ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे देखिए अक्ष बना डालिए, तो ये मान लीजिए x अक्ष, और ये मान लीजिए y अक्ष, और ये मान लीजिए z अक्ष है। ठीक है, अब यहां पे ये जो है वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र,
और ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये वैद्युत क्षेत्र। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो वैद्युत प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से है। प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरह से है और चुंबकीय क्षेत्र आपका नीचे की तरफ है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे वो प्रतिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका हो जाएगा नीचे की तरफ से, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से जो है इसका हो गया। तो ये हो गया आपके जो है ऊपर बनी वैद्युत क्षेत्र, नीचे हो जाएगा यानी ब्लू वाला वैद्युत क्षेत्र है और रेड वाला चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये तरंगे जैसे अध्यारोपित हो गई, यानी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपित हुआ, एक दूसरे के लंबवत था और लंबवत होने के बाद अध्यारोपित हुआ, मिलने से जो ऊर्जा निकली वह ऊर्जा किसमें निकली? तरंग के रूप में निकली। किसमें निकली? तरंग के रूप में। और इस तरंग के रूप में आगे बढ़ी, यानी ये हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हुआ? वैद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे इस तरह से इसको बना लीजिए, ये तो वो वाई अक्ष के समथिंग है, वैद्युत क्षेत्र आपका वाई अक्ष के तरफ है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये उस तरह से कंपन करते हुए जा रहा है, और जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है वो जड़ अक्ष पे इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं भैया, इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से तरंगे जो होंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपित होने से जैव वक्री के रूप में जब अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होने के बाद वो एक तरंगों का रूप ले लेती हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये भी कह लेंगे कि जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित के बाद वहाँ से एक ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा को हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जानते हैं। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होने के बाद वो अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित होने के बाद वहाँ से एक ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो इस तरह से ये आगे की तरफ संचरित होंगे। अब इनके गुण में, इनके अभिलक्षण में, तो इनके अभिलक्षण में ये कह देंगे कि जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ये प्रकाश की वेग से चलते हैं। दूसरी बात ये होती है इनको इनके प्रसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात हम लोग ये कह देंगे कि जो है ये इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य होता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है इनका तरंग दैर्घ्य, यानी 0 से लेकर के अनंत तक होता है। और हम लोग कहेंगे इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती है। तो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? तो आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो इस तरह से होती हैं, ऐसे रस्सी ऐसे कंपन, पानी में जो है पत्थर फेंक दीजिए तो पत्थर फेंकेंगे, देखेंगे पानी इस तरह से जो है आगे बढ़ता है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। और नंबर ये कह दीजिए ये आवेशित नहीं होते हैं, ये आवेशित नहीं होते हैं, आवेशित नहीं होते हैं। अगर ये आवेशित होते तो ये हमको करंट मार देता, क्योंकि रेडिएशन सभी जगह फैला हुआ है और उसकी वजह से जो है हमको यहाँ पे करंट यानी शॉर्ट लगता। तो इसका मतलब ये जो है आवेशित बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो ये इनके ये गुणधर्म हो गए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल के समीकरणों के साथ, जो बहुत ही छोटा यानी 5 मिनट का वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।